सॉरी। हाँ, तो मैंने ये जो सॉल्यूशन दिया है, आधा मैंने एक्सप्लेन किया बिना माइक ऑन किए, आपको वापस बता रहा हूँ, सुन लीजिए, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया बेटा, बॉल ड्रॉप किया तो u0, ठीक है, 5 सेंटीमीटर ड्रॉप हुआ ऊपर से, और बाद में सैंड के नीचे अंदर गया, सैंड के अंदर जाके 10 सेंटीमीटर तक अंदर गया हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर ऊपर से बॉल का v निकाल लिया, जब सैंड में वो गिरेगा तब का v निकाल लिया, ठीक है, u0 लेके v निकाल लिया। वो जो v है उतने v से बॉल सैंड के अंदर जाना शुरू होगा। तो इनसाइड द सैंड के लिए अब मैं क्या काम करूंगा, इनसाइड द सैंड के लिए वही वैल्यू u बन जाएगी, इनसाइड द सैंड के लिए वही वैल्यू u बन जाएगी, और v0 बन जाएगा क्योंकि बॉल जाके रुक जाएगा। रिटार्डेशन हमें पता नहीं है, रिटार्डेशन हमें पता नहीं है, रिटार्डेशन हमें पता नहीं है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो v0 आ रहा है, u की वैल्यू 1, 2as की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.10 मीटर, सब स्टैंडर्ड यूनिट में कर दिया। तो a की वैल्यू हमें मिल रही है -1/2 इंटू 0.1 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। okay? तो यही पूछा था, रिटार्डेशन मतलब ऑटोमेटिकली निगेटिव आंसर आ गया एक्सेलरेशन का, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रिटार्डेशन। आई बात समझ में साक्षी? सैंड में जाने के पहले की बात और सैंड में जाने के बाद में की बात, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ा। ये था काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन। अब कल के भी होमवर्क में मैंने काइनेमेटिक्स के 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे जो एयर रेजिस्टेंस से संबंधित थे, तो वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी सब दुनिया भर के आज तक के क्वेश्चन में हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया था, लेकिन कल के होमवर्क में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें बोला गया था हमें कि एयर रेजिस्टेंस लेना है, बोला गया था तो लेंगे ही हम। पहले मैं एक ALP वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, नंबर्स थे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड, और उसको ऐसा एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है कि इट कैन प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तो हमें पता ही है, ये हमने कल क्लास में लिखा था कि जो भी एयर रेजिस्टेंस होता है उसका जो फोर्स होता है वो डैम्पिंग फोर्स होता है, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, मोशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो अपोजिट टू मोशन एक्ट करेगा, ये हमें पता है। अच्छा, अब जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल, जब ऊपर जा रहा है, बॉल हो पार्टिकल हो, जब ये ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन लगने वाला है, और इवन बॉल ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बताएगा कोई मुझे? नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बॉल का, ऊपर जाते समय बॉल का नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ऊपर जाने को एसेंट भी बोलते हैं, तो ये ऊपर जाने की बात कर रहे हैं हम, एसेंट, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 12 डाउनवर्ड्स। वेरी गुड, नेट एक्सेलरेशन में भी देखो दोनों डाउनवर्ड है, 10 भी डाउनवर्ड्स है जी वाला, ये 2 भी डाउनवर्ड है, तो इट विल बी 10 प्लस 2 डाउनवर्ड्स, ओके, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स होगा। अब साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, ये तो अपनी मर्जी होती है, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, ये अपनी मर्जी होती है। बॉल ऊपर जा रहा है तो कई बार मैंने तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, जब जब बॉल ऊपर जाता है तब। तो उस हिसाब से टाइम ऑफ एसेंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों?
टाइम के लिए वी तो पता नहीं है, वी तो पता नहीं है, वी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर जाते समय और नीचे आते समय का टाइम फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ऐसा करेंगे क्या, पार्टिकल का v जीरो हो जाएगा ना जब रुक जाएगा ऊपर जाके, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ऐसे बोल देते, ठीक है। तो u हमें पता नहीं है, नहीं एक मिनट एक मिनट, नहीं, लेकिन हमें v भी पता नहीं है, तो टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट। एस इज इक्वल टू, ये सुष्मिता ने जो सेकंड लिखा है मेरे ख्याल से वो बेस्ट इक्वेशन होगा, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। क्यों, क्योंकि हमें जो पता है वही वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। देखो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि बॉल ऊपर जाएगा तो किस स्पीड से थ्रो किया वो नहीं पता, यू हमें नहीं पता, ओके, लेकिन वी जीरो हो जाएगा ये हमें पता है, v जीरो हो जाएगा ये हमें पता है, टाइम तो हमें निकालना है, डिस्टेंस भी वैसे हमें पता नहीं है, डिस्टेंस भी हमें पता नहीं है, बट मान लेते हैं कुछ तो भी h डिस्टेंस तक बॉल जा रहा है, मान लो ऐसे ऊपर जा रहा है, कुछ तो भी पर्टिकुलर h डिस्टेंस तक बॉल जा रहा है ऐसे मान लेते हैं, ओके। तो लेट अस यूज s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू vt माइनस, ये इक्वेशन ही है, ओरिजिनल इक्वेशन ही ये है, बराबर। 2c इक्वेशन नंबर था ये, इक्वेशन नंबर 2c, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो हमें v जीरो पता है यहाँ पे, ओके, माइनस हाफ ए क्या होगा बेटा यहाँ पे, ए नेट होगा, ओके, लेट मी राइट डाउन देयर ओनली, ये नेट एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, जो भी नेट है, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी है इस क्वेश्चन में, इसके लिए एयर रेजिस्टेंस का भी और ग्रेविटी का भी मिला जुला के का नेट लेना पड़ेगा ऊपर जाते समय का। और लेट मी कॉल इट A1, ओके, लेट मी कॉल इट नेट एक्सेलरेशन को A1, ओके, नेट एक्सेलरेशन को A1, ऊपर जाते समय का जो नेट एक्सेलरेशन है इसको मैं A1 बोल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला में भी A1 बोल दूंगा, ओके, फॉर्मूला में भी A1 बोल दूंगा। तो A1 की वैल्यू है 12 डाउन, तो A1 की वैल्यू है 12 डाउन, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो A1 को -12 लेना पड़ेगा, ठीक है, A1 को माइनस, और टाइम को भी मैं T1 दिखाता हूँ, टाइम को भी T1 करके दिखा देते, क्योंकि दो टाइम आने वाले ना, ऊपर जाने का और नीचे आने का। अच्छा, S की वैल्यू H है यहाँ पे, राइट, प्लस H, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या आ गई, टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू देखो इस फॉर्मूला पर से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो T1 स्क्वायर इज H बाय 6 आ गया, T1 square is h by 6, therefore T1 is equal to under root of h by 6, इतना हमें पता चला, हालांकि हमें h पता नहीं है। अब डिसेंट की बात करो, देखो डिसेंट नीचे आते समय, जब पार्टिकल नीचे आएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखना, डायग्राम कैसे बनेगी, पार्टिकल यहाँ पे है ऑलरेडी, h हाइट पे पहुंच चुका है ऑलरेडी, अब वापस वो जमीन पे जाएगा एच हाइट डाउन, ओके, पार्टिकल इज गोइंग टू गो डाउन, तो इसकी यू जीरो है स्टूडेंट्स, अब इसकी यू जीरो है, ठीक है, और पार्टिकल नीचे जाएगा तो जी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा डाउनवर्ड्स, जी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा डाउनवर्ड्स, बट एयर रेजिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में रहेगा, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स रहेगा इस बार, क्योंकि उसको अपोज करेगा, बराबर, अपवर्ड्स रहेगा तो अपोज करेगा, तो नेट नेट इस बार कितना आ जाएगा, A2 बोलता हूं मैं इस बार, डिसेंट को सेकेंड केस तो A2, इस केस में नेट जो रहेगा 10 नीचे 2 ऊपर, मतलब 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, आ रही बात समझ में, 10 बड़ा है ना तो नीचे की वैल्यू बड़ी है, उसमें से छोटी वैल्यू ऊपर की सब्ट्रैक्ट कर दी, तो नेट नीचे आएगा 8 डाउनवर्ड्स। अब यहां कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे,
यहाँ पे हमें u पता है, v पता नहीं है, फाइनली अलग कोई v से जाएगा, तो यहाँ हमने यूज करना चाहिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, क्योंकि u पता है तो इक्वेशन ऐसा यूज करेंगे जिसमें u आता है, हमें u जीरो पता है, ठीक है, u इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन a2 रहेगा, टाइम भी t2 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इस बार अगेन, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को ही अगर पॉजिटिव लिया तो इस बार डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एच रहेगी, माइनस एट आ जाएगी, और टी टू स्क्वायर हमें पता नहीं, सो फिर टी टू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, दोनों साइड से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, टी टू स्क्वायर मुझे मिल रहा है एच बाय फोर, देयर फोर टी टू की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट ऑफ एच बाय फोर। क्या हो गया क्वेश्चन? अब हमें यही चाहिए, दे दोनों टाइम का रेशो, टाइम ऑफ एसेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ डिसेंट का रेशो चाहिए हमें, तो ये दोनों टाइम का रेशो ले लेना है, तो टी वन बाई टी टू इज अंडर रूट के अंदर h बाय सिक्स बाय एच बाय फोर, एच एच कैंसिल हो रहा है, रूट ऑफ फोर बाय सिक्स मतलब रूट ऑफ टू बाय थ्री, रूट ऑफ टू बाय थ्री बराबर है। अच्छा, दोनों टाइम में कौन सा टाइम बड़ा था? ये आंसर जो है लेस देन वन आया, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये जो आंसर है ये लेस देन वन आया है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट कम है, ओके, टाइम ऑफ एसेंट is less than time of descent। ये भी एक बात है, ये दूसरा एक कल का होमवर्क क्वेश्चन था, उसका भी जवाब हमें यहां से मिल गया, बराबर। टी वन लेस देन टी टू आया ना, टी वन बाई टी टू लेस देन वन है, मतलब टी वन लेस देन टी टू आया, टी वन लेस देन टी टू मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, ये यहां से हमारा आ गया, ठीक है, लिख लीजिए, सुपर क्लास क्वेश्चन है, कई रीजंस के लिए क्वेश्चन सुपर क्लास है। सबसे पहली बात तो एयर रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड किया है, और दूसरी बात, ऊपर जाते समय नीचे आते समय ने अलग अलग इक्वेशन हमें यूज करने पड़े, बहुत सोच समझ के, जो पता था उस हिसाब से हमें इक्वेशन यूज करना पड़ा। ये चीज को याद कर लेना फाइनल रिजल्ट को, कि जब एयर रेजिस्टेंस होता है तो बॉल का ऊपर जाने का टाइम कम होता है, नीचे आने का टाइम ज्यादा होता है, ऊपर जाने को कम टाइम लगता है, एसेंट का टाइम इज लेसर। नहीं, एसेंट के लिए हमेशा एस इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, इसका ऐसा जरूरी नहीं है, हमें क्या दिया है सवाल में उस चीजों पे डिपेंड करता है ना, हम पांचों फॉर्मेट इक्वेशन के कभी भी यूज कर सकते हैं, वन टू ए टू बी टू सी और थ्री, पांचों इक्वेशन कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कहीं पे कोई इक्वेशन यूज करके कम फायदा होगा, कहीं पे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इक्वेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। एसएनटी में अगर यू दिया होता, अगर हमें एसएनटी में अगर यू पता होता तो हम क्यों वीटी वाला इक्वेशन यूज करते, फिर यूटी वाला इक्वेशन नहीं क्या यूज कर लेते? तो हमें क्या क्या चीजें सवाल में गिवन है उस पर डिपेंड करता है हमेशा, क्या गिवन है, क्या पूछा है, वो सब चीजों को लिस्ट करेंगे तब हमें पता चलता है कि कौन सा इक्वेशन यूज करके फायदा होगा, है ना।
चलिए अब ये हमारे लिए मेमोरी बेस्ड हो गया। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये हम याद ही करने वाले थे। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस है, कंसिडरेबल है, मतलब निग्लेक्ट नहीं करना है, तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। आप बोलेंगे सर पिछले सवाल के बिना बताओ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसे ही दो केसेस लेनी पड़ेगी। एसेंट का टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे? एसेंट का टाइम इस बार v0 पता है, तो s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए एसेंट टी वन स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, सो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ जी प्लस ए टी वन स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से मेरा T1 का फॉर्मूला बन रहा है रूट टू एच अपॉन जी प्लस ए। ठीक है, वैसे ही डिसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिसेंट का फॉर्मूला, डिसेंट के टाइम पे, डिसेंट के टाइम पे u जीरो है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टू टी टू स्क्वायर, और तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ जी माइनस ए, क्योंकि जी डाउनवर्ड ए अपवर्ड्स है, तो टी टू स्क्वायर, तो इससे टी टू मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ टू एच अपॉन जी माइनस ए। ओके, तो इन दोनों पर से आप क्लियरली देख सकते हो कि जो टाइम ऑफ एसेंट है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, डिनोमिनेटर में जी प्लस ए है, डिसेंट में डिनोमिनेटर में जी माइनस ए आ रहा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो टाइम छोटा है। नोट, दिस इज ओनली इफ देयर इज अ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। ओके, इफ देयर इज अ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस। ओके, हमें ऑलरेडी पता है कि इफ निग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, मतलब ए की वैल्यू जीरो ही लेना है, देन क्या हो जाएगा? देन टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैसे होते हैं? इक्वल हो जाएंगे। इफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल, जो कि हमेशा हुआ करते थे। हम हमेशा एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट ही किया करते थे, तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को इक्वल लिया करते थे। लेकिन एयर रेजिस्टेंस है तो टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। चाहो तो ये वापस से लिख लो, पिछले क्वेश्चन में नंबर्स के साथ लिखा था, इस क्वेश्चन में बिना नंबर्स के लिखा है, इन टर्म्स ऑफ जी ए ऐसे वेरिएबल्स की वजह से लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? अब ये एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए। कल हमें टाइम नहीं मिल पाया था ये करने को, अब आई होप आपको ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट का एयर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है। कल्पेश, एसेंट के लिए अपवर्ड है तो माइनस हाफ क्यों यूज किया? बेटा इक्वेशन में माइनस आता है, वो इक्वेशन तो मैं नहीं बदल सकता ना, मैंने कोई साइन कन्वेंशन से माइनस नहीं लिया है। तू याद कर, इक्वेशन में माइनस था, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वो इक्वेशन है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी तो यूज कर सकता है, लेकिन यू पता नहीं ना इस क्वेश्चन में, एसेंट में कितने स्पीड से थ्रो किया वो पता नहीं है, इसलिए मैंने यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला नहीं यूज किया, मैंने वी टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज किया। हाँ, इक्वेशन अलग है, उस इक्वेशन में ही माइनस है ना। हमने कोई साइन कन्वेंशन तो बाद में की बात है, वो तो अगले स्टेप में कौन सा प्लस लेना कौन सा माइनस लेना, लेकिन ये जो चीज है ये तो इक्वेशन ही है, ये जो दोनों को मैं टिक कर रहा हूँ ये तो इक्वेशन ही है। बाकी अपवर्ड में भी एक्सेलरेशन निगेटिव ही लूंगा मैं, देख डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया है मैंने, देख अगले स्टेप में डिस्प्लेसमेंट प्लस एच लिया क्योंकि ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी से डाउनवर्ड ही होता है बड़ा, तो वो तो डाउन निगेटिव ही लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन दोनों केस में निगेटिव लिया है। डिस्प्लेसमेंट तो देख असेंट के समय डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और डिसेंट के समय भी, क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कन्वेंशन ले रहा हूं, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट माइनस एच दिखाई है। डिसेंट के समय नीचे आ रहा है बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच दिखाई है, तो परफेक्ट साइन कन्वेंशन मैंने यूज किया। पहले इक्वेशन डिसाइड कर लो कि कौन सा यूज करने से या फायदा होने वाला है, वो इक्वेशन लगा के बाद में अच्छे से साइन कन्वेंशन लगा देना, प्लस माइनस हर चीज को देख के।
That's how we always do it. चलो, then I'll discuss some more questions of yesterday. एक रेंज के बारे में का ये चीज मैंने डिस्क्रिप्टिव सा होमवर्क दिया था कि हमने कल क्लास में इक्वेशन प्रूव किया है, दैट इज y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हमने याद किया हुआ है, याद करना चाहिए आपने, मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ये कल हमने प्रूव भी किया हुआ है। अब इसी का एक अनादर वर्जन क्या है, अगला वर्जन, इसको कैसे प्रूव कर सकते हो आप बेटा? तो x, एक x कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड से, और ये लोग चाहते हैं कि आप tan थीटा भी कॉमन ले लो, क्योंकि उन्होंने लिया है ऐसे प्रूफ, तो tan थीटा भी कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ g बचेगा, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आया तो x बचेगा, नीचे 2 है, u² cos स्क्वायर थीटा है। tan थीटा तो था ही नहीं दूसरी टर्म में, फिर भी tan थीटा को कॉमन लिया गया, तो उसको वापस देना पड़ेगा कि नहीं हमको? ये जो tan थीटा एक्स्ट्रा का कॉमन लिया है हमने, जो कि था ही नहीं सेकेंड टर्म में, उसको हमें वापस लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ताकि tan थीटा कैंसिल हो जाए। ये स्टेप समझी क्या, कॉमन लेना कैसे? आपको दे दो। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस g को वैसा ही रखा, x को वैसा ही रखा। यहाँ कुछ सॉल्व होगा क्या स्टूडेंट्स? नीचे 2u² cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और फिर क्या होगा, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? ये एक cos थीटा, नीचे का एक cos थीटा, ऊपर के cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक cos थीटा बचेगा। तो व्हाट डू यू गेट आगे? देयरफॉर y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस, ध्यान से देखना, ऊपर x रख रहा हूं मैं, नीचे क्या क्या बना है, 2 है, u² है, cos थीटा है, sin थीटा भी है। जो ऊपर का g था उसको नीचे डिनोमिनेटर में ला सकते। ये करने से फायदा क्या हुआ? ये करने से एक पूरी ऐसी टर्म मिल गई जो कि हम जानते हैं, यही तो आर है, हमारा आर का फॉर्मूला यही है, u² इंटू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा तो ऐसा ही था ना, 2 cos थीटा साइन थीटा, या 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसे ही बनता था। देयरफॉर फॉर्मूला इज बिकमिंग y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही दूसरा रूप है, ठीक है? एक रूप कल हमने प्रूव किया था, ये दूसरा रूप, ठीक है? दोनों रूप में से कभी, दोनों परफेक्ट है, कौन सा कब यूज होगा सिचुएशन पे, जो 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 पूछा होगा सवाल में उस हिसाब से। अगर आपको रेंज वेंज पूछी है तो आप ये इक्वेशन यूज कर ले सकते हैं। क्लियर है? क्या कुछ लोग ये कर पाए थे? मुझे जानने दीजिए कि आप में से कितने लोग ये क्लास में और ये ऑलरेडी घर पे आप प्रूव कर पाए थे। यस नो से क्विक जवाब दीजिए, मुझे जानने दीजिए कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं सीरियसली। ये ट्राई किया था आपने और आपको आ भी गया था ये, ऐसा इतना थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज कितने लोगों को आई थी? हम पूरे क्लास को जानने देंगे कि कितने लोग कर पाए थे करके। अच्छा ठीक है, ऑनेस्टली ज्यादा लोग बता रहे हैं कि सर नहीं हो पाया था हमसे, तो ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया उसमें से 40% स्टूडेंट्स कर पाए थे, बाकी लिख लीजिए। तो फिर अभी बेटा आई एम गिविंग यू टाइम, अभी लिख लीजिए राइट हियर। मेजोरिटी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे,
अभी कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करना भी जरूरी है, इसको यूज करना भी है हमें क्वेश्चंस में। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोल सकते हैं कुछ बुक्स में, इसको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल करके भी बोलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का ही रास्ता है ना, तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल करके भी बोलेंगे। कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसा भी दिया है। कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, एक्स वाई जहाँ पे भी आता है उसको कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये वर्ड आपको स्कूल से पता होगा। तो ऐसे सवालों में अलग अलग वर्डिंग यूज हो गए, उससे डरना नहीं है। बात क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो कोई चिंता नहीं है। स्क्रीन गई, हाँ यहाँ पे नेट फ्रीज हो गया है, एक मिनट। लाइन तो है, सब कुछ है, नेट फ्रीज हो गया, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड्स। मेरा डेटा तो चल रहा है इसलिए आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। यहाँ का लैन फ्रीज हो गया है थोड़ा सा, जस्ट वेट। Yes, I think now you can see the screen again. Yeah. सर इस इक्वेशन के बहुत से टाइप है, तो किस क्वेश्चन के लिए कौन सा यूज करना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में हर इक्वेशन, देखो आप हजारों इक्वेशन पढ़ेंगे 2 साल में, तो कब कौन सा यूज करना है किससे पता चलेगा? वो इक्वेशन ही बताएगा आपको। वो इक्वेशन को आपको देखना है, पढ़ना है, कहाँ पे कौन सी चीज है, कहाँ पे y है, कहाँ पे x है, कहाँ पे थीटा है, कहाँ पे u है, कहाँ पे r है। अब सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, उसी से आप डिसाइड करोगे ना कौन सा इक्वेशन यूज करना है। क्वेश्चन में अगर रेंज वगैरह पूछी है तो तू नीचे वाला इक्वेशन यूज करेगी साक्षी, कि ऊपर वाला यूज करेगी, दोनों में से? रेंज पूछी है, अगर y दिया, x दिया, थीटा दिया, रेंज पूछी है, तो तू नीचे वाला यूज करेगी कि ऊपर वाला यूज करेगी, दोनों में से, येलो कलर वाले में से? रेंज पूछी है तो कौन सा वाला यूज करेगी? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि नीचे के इक्वेशन में रेंज है, ऊपर में रेंज ही नहीं है। तो ऐसे डिसाइड करना था आपको, क्वेश्चन में हर बार पढ़ना है ध्यान से, क्या दिया है, क्या पूछा है, उस पर से यार दुनिया का कौन सा ऐसा इक्वेशन है कि जिसमें ये चीजें गिवन और ये चीजें पूछी है, तो ये सब चीजें उसमें प्रेजेंट है, ऐसा वाला इक्वेशन ढूंढना। ठीक है, नीचे वाले इक्वेशन में यू है ही नहीं। अगर तुझे y दिया, x दिया, थीटा दिया और u पूछा, तो भाई u तो नीचे वाले इसमें है ही नहीं, तो ऊपर वाले में u है, तो फिर तू ऊपर वाला इक्वेशन यूज कर लेगी। ऐसे। तो सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर में tan थीटा कैसे आया? हाँ, ये सवाल तूने अच्छा पूछा। डिनोमिनेटर में tan थीटा इसलिए आया बेटा, क्योंकि सवाल ऊपर में tan थीटा था ही नहीं, तो tan थीटा कैंसिल होना चाहिए ना जब तू मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो। क्या यहाँ पे कोई tan थीटा की टर्म थी क्या? सेकेंड ऊपर के इक्वेशन में सेकेंड इसमें कोई tan थीटा नहीं था, फिर भी हमने कॉमन लिया, फिर भी हमने कॉमन लिया, तो इसका मतलब tan थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर। तो अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है tan थीटा जो कि था ही नहीं, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, इसके लिए नीचे tan थीटा देना पड़ेगा। यस, ये बात। जैसे साइड में तुझे समझाता हूँ, और एक बात देख, साइड में तुझे और एक ऐसे इजी चीज से समझाता हूँ। अगर कहीं पे 50 - 30 है, तो तू 10 कॉमन ले सकता है, 10 कॉमन लेके 10 × 5 - 3 कर देगा, बराबर। लेकिन अगर 50 - 28 है, और मैंने बोला कि बेटा 10 कॉमन ले, तो तू बोलेगा सर पहले 50 में से तो 10 है, 5, 28 में से 10 कैसे कॉमन लो, 28 तो 10 से डिविजिबल ही नहीं, तो फिर उसको 28/10 नहीं कर देगा?
ताकि 10-10 कैंसिल हो जाए और 28 मिल जाए करके, समझ रहे हैं? सो दिस इज इजी, लाइक कॉमन लेने की बात कैलकुलेशंस की ऐसे, ठीक है ऐसे। ओके चलो, अब कल के कोई क्वेश्चंस में कोई कोई सवाल आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं? ये मैंने मेन थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, बाकी क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आसान थे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी के मेरे ख्याल से आसान थे, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। स्पेशली दिस इज फ्रॉम ब्रेन टीजर से पहले मैंने क्या दिया था, ब्रेन टीजर के पहले वाला पूछो, पहले इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर है क्या बेटा? इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस क्लियर है क्या? इंजीनियरिंग वाला C1 C2 वाला ले लेता हूँ मैं। चलो ठीक है, C1 C2 वाला पहले ले लेता हूँ। देखिए ऑन द स्क्रीन इंजीनियरिंग बुकलेट वाला क्वेश्चन, इसमें से पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके ग्रुप पे भेजा था, अच्छा मुझे अच्छा सोल्यूशन लगा उसका। अनुजा ने आई थिंक भेजा था कि सर ये मेथड से मैंने किया है, कोई और मेथड है क्या C1 सवाल की? तो शी हैड डन इट बाय डेरिवेटिव्स, क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसका डेरिवेटिव 0 कर देते हैं हम, तो ये अच्छी मेथड थी। शिडास सर कोई दूसरी मेथड है क्या? मैंने बोला था हाँ है। तो अब देख लीजिए आप लोग वो दूसरी मेथड क्या है। क्या हमने कल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव करते समय ये यूज किया था कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी? x इज इक्वल टू था हमारे पास u cos थीटा इंटू टी, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, और y इज इक्वल टू था u साइन थीटा टी, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब इसी चीजों को आप कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 10√3 जो है ये किस चीज की वैल्यू हो गई? u cos थीटा की वैल्यू हो गई 10√3। 10 किसकी वैल्यू हो गई? u साइन थीटा की वैल्यू हो गई 10। ओके, और यहाँ पे -1 किस चीज की वैल्यू हो गई? -1 हो गया माइनस हाफ जी, यहां तक समझा के देखिए, माइनस हाफ जी की वैल्यू। देयरफॉर जी की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हो गई 2 मीटर। सर ये क्या मजाक चल रहा है? जी की वैल्यू तो 9.8 10 होती है बेटा, अर्थ पे होती है 9.8 या 10, ये कोई दूसरा प्लेनेट होगा? देखो वैसे दिया भी है सवाल में, ऑफ अ प्लेनेट, अब ये प्लेनेट अर्थ नहीं होगा, शायद कोई और प्लेनेट होगा, कोई दूसरे प्लेनेट पे, अलग अलग प्लेनेट पे जी अलग अलग हो सकता है, आ रही बात समझ में? तो ये जो भी प्लेनेट है इस क्वेश्चन में, उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। और यू साइन थीटा यू कॉस थीटा भी आपको पता है। पूछा क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो भैया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने रटा हुआ है, एच आर टी का फॉर्मूला रटा हुआ था हमने, तो एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब किसका स्क्वायर है? वो यू साइन थीटा का ही स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2g। जी इस बार इस क्वेश्चन का जी लेना है, तो जी की वैल्यू 2। ऊपर यू साइन थीटा की वैल्यू, सवाल में देखो यू साइन थीटा की वैल्यू 10 आ चुकी है वाई वाले इक्वेशन पर से, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 100/4, दैट इज 25 मीटर। आई क्या बात समझ में बेटा? आई क्या बात समझ में? बाकी स्टूडेंट्स? दूसरा C2 भी सवाल पूछा है, देखो बॉल इज थ्रोन अपवर्ड 30 डिग्री, मतलब थीटा 30 है विद द हॉरिजॉन्टल, लैंड्स ऑन द टॉप एज ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज 20 मीटर्स अवे। मतलब डायग्राम कैसी? ये फेक की प्रोजेक्टाइल, ये गई प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, लेकिन बाजू में कोई बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्टाइल गिरी है कहीं पे, और बिल्डिंग की प्रोजेक्टाइल जो गिरी है, बिल्डिंग को ऐसे मोटा नहीं दिखाएंगे, बिल्डिंग इस बार उनका बिल्डिंग का मतलब है ऐसी कोई ऐसा बिल्डिंग, ठीक है ये बिल्डिंग है मान लो, तो ये बिल्डिंग पे कितने हाइट पे है? 5 मीटर हाइट है बिल्डिंग की,
टॉप एज इज 5 मीटर अबव द थ्रोइंग पॉइंट, तो बिल्डिंग का टॉप एज जो है वो 5 मीटर ऊपर है, ठीक है, ऐसा दिया। और बिल्डिंग 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, बिल्डिंग 20 मीटर दूर है, ये एंगल थीटा जो है ये 30 डिग्री है। अच्छा, यू हमें पता ही नहीं है, यू क्वेश्चन में दिया नहीं, यू तो निकालना है। ठीक, तो क्या आपको समझ रहा है स्टूडेंट्स इस सवाल में, क्योंकि हम जहां से थ्रो करते उसको हमेशा ओरिजिन ले लेते हैं, जिसको भी मैं हम जहां से बॉल थ्रो करते उसको 0,0 ले लेंगे। तो क्या आप मुझे टॉप एज का इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे, बिल्डिंग के टॉप के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे? टाइप कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट टाइप कीजिए, बिल्डिंग के टॉप के कोऑर्डिनेट्स 20,5, परफेक्ट, 20,5 है ना, 20,5 कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हो गई बात, अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी पता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पता है, ये जो टॉप ऑफ द एज है ये ट्रेजेक्टरी पे रहेगा कि नहीं रहेगा ना। नोट दैट टॉप ऑफ बिल्डिंग इज अ पॉइंट ऑन ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी पर का वो पॉइंट है, क्योंकि बॉल वहां पे गया है ना टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, तो बॉल के रास्ते पे आया है पॉइंट, देयरफॉर 20,5 जो है दिस शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्योंकि वो पॉइंट ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहे हैं, तो जो पॉइंट ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है उसने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, देखो यार रेंज वेंज कुछ नहीं पूछे, ओके, रेंज नहीं, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यू पूछा हुआ है तो मैं पहला वर्जन यूज करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सब वैल्यूज रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट 5 है, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 20 है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री होता 1/√3, g की वैल्यू 10 लेने बोली है, x की वैल्यू 5 है, वापस x की वैल्यू 5, टू यू स्क्वायर पता ही नहीं है, बट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। अब कर लोगे सॉल्व, यू स्क्वायर ही अननोन है, बाकी इक्वेशन इस साइड से यहाँ वहां वैल्यूज डाल दो और यू स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। आगे हो सकता है आपको कुछ रैशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ा होगा बेटा, तो उसका चिंता नहीं करना, वो तो आगे का मैथ्स है, ठीक है। यू स्क्वायर आने के बाद यू का रूट कैसे लेते हैं, अंदर रैशनलाइजेशन करना है क्या, वो सब मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इसमें इतना ही है, लॉजिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इतना ही पार्ट है यहाँ। ओ ओ x20 था क्या, हाँ 20 का स्क्वायर, राइट, थैंक यू, यस, सेकेंड पार्ट में मैंने 20 x का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर पुट कर, थैंक यू बेटा, यस। ये कल्पेश कौन सी दुनिया में जी रहा है, y की और x की वैल्यू कैसे सेम है, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 5 है, 20 और 5 कब से सेम होने लगे रे? हाँ मैंने गलत लिखा था तो वो करेक्ट हो गया, 2 और 2 कट होगा, करो ना भाई कैलकुलेशन, आप करो, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा है मैंने, आगे मेथड समझ गई सबको? चलो, बाकी सवालों में से कोई पूछना है तो जल्दी पूछिए, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रेन टीजर? ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर में से 6 किसी ने पूछा हुआ है, सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेन टीजर्स में का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट ये u ये थीटा, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज एट राइट एंगल्स टू u। अच्छा, ऐसा भी होने वाला है, कहीं तो ऐसा होगा कि v इज परपेंडिकुलर टू u, ऐसा बोल रहा है वो, वेरी सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, ऐसे किसी तो भी पॉइंट पे वो बोल रहा है कि ऐसे वेलोसिटी हो जाएगी v बार
जो कि हमेशा टेंजेंशियल होती है ना, स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। तो ये v बार और ये u बार, तो ये क्या बोल रहा है कि v बार और u बार परपेंडिकुलर, राइट एंगल है मतलब परपेंडिकुलर, u बार इज परपेंडिकुलर u बार। हो सकता है क्या? हो सकता है। दोनों वेक्टर को मैं ऐसे आजू बाजू में निकाल लेता हूँ। देखो ये वेक्टर मेरा u बार और ये वेक्टर मेरा ऐसा v बार, और दोनों में 90 डिग्री एंगल हो सकता है ना? क्वेश्चन में बोला ही है तो हो ही सकता है। अच्छा देखो, बीच में से मैंने हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, तो ये जो एंगल है इस, ये थीटा है। तो नीचे वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? नीचे वाला एंगल कितना होगा बताओ मुझे। नीचे वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, निगेटिव साइन लेंगे नहीं, ऐसे तो नीचे है तो वो निगेटिव एंगल होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड, एंगल की मैग्नीट्यूड की बात करें तो टोटल 90 में से थीटा हटा देंगे तो एंगल कितना बचेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल की वैल्यू बचेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट, आसान, फंटेस्टिक तरीका क्या है बताएगा कोई? कोई हिंट देगा? यस यस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, नो डाउट अबाउट दिस। यस, इस क्वेश्चन का बेस्ट तरीका क्या है, कोई बताएगा? बेस्ट एक स्टेप का तरीका है, अब इतना समझने के बाद एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। किसी को आया है? मुझे जानने दीजिए, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करेंगे तो आपका अब एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। किसकी थेरी इतनी पक्की हुई? किसको किसको बात ये स्ट्राइक होती है? देखिए 3 दिन हमने किया है प्रोजेक्टाइल, तो 3 दिन से आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में वो बात हो चुकी है, किसको याद आती है वो बारीक सी बट इम्पोर्टेंट सी बात? देखते हैं। नहीं, प्रणव एन कदम इज राइटिंग अबाउट वी बार। नहीं प्रणव, वो जो वी बार है ना तूने जो लिखा, वो एकदम लास्ट पॉइंट का रहता। आई कैप जे कैप तो लिखना चाहता था, वो एकदम फाइनल पॉइंट का रहता जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब। अभी वो ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, कोई तो भी रास्ते में कहीं तो है ये। एट एनी इंस्टेंट, फाइनल इंस्टेंस नहीं बोला है कि एकदम आखिरी में जाके वो परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं बोला है, तो रास्ते में कहीं पे है, इसलिए वो बात तो नहीं होगी। देखो मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन शेयर करके आपको मैं हिंट देना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोगों में से ये जवाब आए। स्क्रीन देखिए फुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो मैं स्क्रीन शेयर करा तो उसके पहले इसने जवाब बता दिया। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बालाजी कदम एंड सुष्मिता, इन्होंने करेक्ट, एंड संस्कार, ये तीनों ने एकदम परफेक्ट जवाब दिए। लेटेस्ट 3 कमेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट द लेटेस्ट 3 कमेंट्स, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। ये चीज मैंने आपको बताई थी एम्फोसाइज करके कि आपको याद रखना है हमेशा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। वर्टिकल वेलोसिटी बदलती है क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन रहता है ग्रेविटी के, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता है। तो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है, वो यू कॉस थीटा यू एक्स वी एक्स सेम ही रहता है ना? तो u का x कंपोनेंट, u का x कंपोनेंट और v का x कंपोनेंट सेम ही होगा। अच्छा बताओ u का x कंपोनेंट क्या होता है? u का x कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा होता है। और v का x कंपोनेंट क्या होगा बताइए इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में v का x कंपोनेंट क्या होगा? v cos, v cos ऑफ व्हाट? एडजेसेंट एंगल, v cos ऑफ व्हाट? v cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि v का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 90 माइनस थीटा है, तो v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हो गया आपका आंसर, आ गया आंसर। therefore u cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला पता है आपको? cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो v का फॉर्मूला कैसे लाएंगे? u cos थीटा sin थीटा से डिवाइड कर दो। व्हाट इज cos अपॉन sin? व्हाट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा।
इज कॉट थीटा। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। Any other question or brain teasers you want to ask? Question number 41. Okay. 41. Question number 41. Yes. Two particles separated at a horizontal distance x, as shown in the figure, are projected at same line at the same टाइम होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। टू पार्टिकल सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, दे आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम होना चाहिए। ओके, सेम टाइम। ओके, वो लाइन हो गया है वहां पे उनका, वो टाइम है वर्ड। ओके, अपने बुकलेट में करेक्ट कर लेना हो, सेम टाइम पे फेंकेंगे। ओके, लाइन तो दिखाई है एक डायग्राम में एक्स वाली, वो तो ऑलरेडी बताया है, बट दे आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम विथ डिफरेंट इनिशियल स्पीड्स, मतलब दोनों की स्पीड्स अलग है, u1 u2 अलग है। ठीक है, the time after which the horizontal distance between them becomes zero, time after which the horizontal distance between them becomes zero। देखो horizontal distance मतलब, horizontal distance को हम क्या बोलते थे, एस एक्स बोलते थे, याद आ रहा है आपको? एस एक्स करके मैं उसको बोला करता, तो उसका फॉर्मूला क्या था? एस एक्स का फॉर्मूला था यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी। ये पहले दिन के फॉर्मूले में हमने किया हुआ है, पहले दूसरे दिन में। एस एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यू कॉस थीटा इंटू टी मतलब यू एक्स इंटू टी, राइट? यू एक्स मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी। ये याद आ रहा है, यू एक्स इंटू टी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ करती थी। अच्छा, अब दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना, क्योंकि दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है। तो मान लो मैं पहले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल रहा हूं, पहले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नाम मैं बोल रहा हूं मान लो से d1, और दूसरे के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोल रहा हूं मैं d2। ठीक है, d2। तो क्या आपको यहां ये समझ में आ रहा है कि d1 का फॉर्मूला बन जाएगा, d1 का फॉर्मूला बन जाएगा, पहले वाले की जो स्पीड थी u/√3, ये उसकी स्पीड थी। या तो पहले तो मैं आपको ना सब वेरिएबल्स के टर्म्स में, d1 जो होगा उसका u1 cos θ1 होगा, दैट इज पहले प्रोजेक्टाइल की स्पीड इंटू उसका cos ऑफ दैट एंगल इंटू टाइम। और d2 जो होगा, d2 होगा दूसरे प्रोजेक्टाइल की स्पीड, दूसरे प्रोजेक्टाइल की स्पीड u2 इंटू कॉस थीटा दूसरे का एंगल θ2 इंटू टाइम। टाइम दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम टाइम पे फेंके, तो टाइम दोनों के लिए सेम। ठीक है, अच्छा, उनमें का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है जीरो हो गया, मतलब वो मिल गए ना, दोनों पार्टिकल्स मिल गए। एज गुड एज, देखो आपको डायग्राम समझाओ तो ये पार्टिकल मान लो ऐसे आ रहा है कहीं पे यहां तक, ठीक है, और तभी जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है ये ऐसे आ रहा है कहीं पे, ऐसे आ रहा है, ऐसे कुछ। तो सेम यहां पे वो पार्टिकल हाय हेलो करेंगे ना, दोनों को हाय हेलो करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे काइंड ऑफ, मतलब उनमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं रहा। वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है पार्टिकल, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो सेम जगह पे है। आ रही बात समझ में? हॉरिजॉन्टली वो सेम जगह पे, जब तक पहले पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली d1 डिस्टेंस कवर किया था और दूसरे पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली d2 डिस्टेंस कवर किया था।
अच्छा, क्या आपको डायग्राम पर से समझ रहा है D1 D2 का क्या रिलेशन है? D1 और D2 की टोटल कितनी हो जाएगी? डायग्राम में दी है D1 प्लस D2 इज इक्वल टू एक्स। वेरी गुड। अब लगा दीजिए इक्वेशंस, लगा दीजिए इक्वेशंस। देयरफॉर D1 की वैल्यू क्या है? D1 की वैल्यू है U1, U1 है U बाय रूट थ्री इंटू कॉस थीटा वन, मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू इंटू टाइम। D2 क्या होगा? D2 होगा दूसरे की स्पीड u इंटू दूसरे का cos 60 डिग्री दैट इज हाफ इंटू टाइम t इज इक्वल टू x। यहां तक समझ गया? अब सॉल्व कर लीजिए। रूट थ्री कैंसिल हो रहा है, तो ut/2 प्लस ut/2, तो u कॉमन, u u u कॉमन, t कॉमन, तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू x। हाफ प्लस हाफ तो वन होता है, देयरफॉर यू टी इज इक्वल टू एक्स। फाइंड क्या करना था? टाइम फाइंड करना था, तो टाइम का आंसर आ रहा है एक्स बाई यू, एक्स बाई यू आंसर आ रहा है। होगा ऑप्शन कहीं ना कहीं एक्स बाई यू, दैट इज द आंसर। यस यस, वेट करूंगा बेटा, डोंट वरी। जब डाउट्स ले रहा हूँ तो आपको समझने का वेट करूंगा मैं। लिख लीजिए भी, कोई टेंशन। ये क्वेश्चन इसलिए टफ था, ब्रेन टीजर था, क्योंकि इसमें कोई फेमस फॉर्मूला नहीं यूज किया है। कोई कोई रेंज या हाइट या टाइम ऑफ लाइट, ये जो तीन फेमस फॉर्मूला है ये नहीं यूज करना पड़ा हमें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में सवाल है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब पहले दिन जो हमने चार फॉर्मूले किए थे ना, उसमें से था। पहले दिन हमने वी एक्स वी वाई एस एक्स एस वाई का फॉर्मूला किया था, उसमें का एस एक्स था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वर्ड, उसका फॉर्मूला यूज करना था। तो थोड़ा छुपा रुस्तम वाला फॉर्मूला है। इट्स नॉट सच अ फेमस फॉर्मूला, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इट इज यूजफुल। चलो, अब और कोई आपके डाउट्स होंगे तो जरूर मुझे कल पूछ लीजिए। अच्छा, एक एक लास्ट लेता हूँ, 19 वाला पूछा तो क्विक एक लास्ट डाउट लेता हूँ जल्दी से। 19 क्वेश्चन, चलो 19 तो असली में आसान लग रहा है, ये डाउट आना नहीं चाहिए था। सो दैट इट्स रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। देखो, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है विथ अ वेलोसिटी v। ये एक अजीब चीज है, हम जनरली प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को u लेते हैं, इसने v बोल दिया, उसी को v बोल दिया, तो हमारे फॉर्मूला में u के बदले हमें v यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसकी ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड h है और उसकी रेंज ये है, इतना। तो क्या बोला है? रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेंज इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड। मतलब क्या बोल रहा है? आर इज इक्वल टू डबल ऑफ एच, ऐसा हुआ इसके लिए। अच्छा, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को लिखो टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इज इक्वल टू डबल ऑफ एच का फॉर्मूला। एच का फॉर्मूला क्या है? एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है दोनों साइड पे? ध्यान से कैंसिल करना। एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, क्योंकि राइट साइड में दो साइन थीटा थे। दोनों साइड का जी जी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो क्या मिला आपको? tan थीटा की वैल्यू मिली क्या? क्या टू, क्या मिल रहा है एग्जैक्टली अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ। एक टू टू भी कैंसिल हो रहा है, एक राइट साइड का टू खुद के साइड के टू से कैंसिल हो रहा है। देयर
2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां तक समझे सब लोग? 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या आपको इतना ट्रिग्नोमेट्री याद है बेटा, 10th स्टैंडर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर आप ऐसा कोई ट्रायंगल निकाल के देखो, tan थीटा 2 है, इसका क्या मतलब है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड 2, एडजेसेंट साइड 1, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2। ये बात समझ आ रही है? देखो, तो हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस से, हाइपोटेनस निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 5 निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये बात समझी क्या? ये 2 और 1 कैसे निकाला, tan थीटा की वैल्यू पर से। tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो अपोजिट साइड को 2 ले लिया, तो एडजेसेंट साइड 1 हो जाएगी, ताकि रेशियो 2/1 मतलब 2 आ जाए। तो हाइपोटेनस से √5 आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस √5 आ गया। अब आगे क्या पूछा है, रेंज पूछी हुई है हमें, पूछिए रेंज। तो भाई रेंज का फॉर्मूला लगा देते। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा बाय जी। 2 थीटा एंगल तो हमें पता नहीं है, तो मैं पूरा डिटेल लिख दूं, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। सुंदर सवाल है, क्योंकि देखिए u², अच्छा यहाँ u के बदले v यूज करना पड़ेगा, ये बात आपको समझ रही है? u के बदले यहाँ पे मुझे v पुट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्पीड को उन्होंने v बोला है, अब हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने v बोला है तो मुझे u को v लिखना पड़ेगा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल पर से आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालते आएगा, हाँ या ना? देखो, ट्रायंगल पर से आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालते आएगा। 2 को वैसे के वैसे रख रहा हूं, साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5 ये साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√5, और जी की वैल्यू वैसे की वैसी। तो 2 और 2 4 हो गए, 4v² √5 मिलके 5g। समझे क्या बात? किसने सवाल पूछा था? ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री था इस सवाल में, फिजिक्स जितना था उससे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री था इसमें, समझ गया? ठीक है, आपको आ जाएगा ग्रुप पे, लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रुप पे आ जाएगा। आधा लिखा होगा तो बाद में कंप्लीट कर लो, क्योंकि मुझे अब डेडिकेटेड आपके अगले 25 मिनट चाहिए टू फिनिश द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। ऐसे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर नाम की एक थ्योरी बाकी है, दैट वी विल फिनिश फॉर दिस संडे टेस्ट। ओके, संडे तक के लिए थोड़ी सी थ्योरी और हम मंडे ट्यूसडे करेंगे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा बोलो या तो फिर जो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन टेस्ट की थ्योरी जो बची है उसमें सिर्फ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉवर बाकी हुए, वो मैं अभी कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? यस। So heading is projectile from tower। जनरली हम आज तक कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, राइट? टॉवर का मतलब जस्ट बोलने के लिए टॉवर है, कोई भी हाइट हो सकती है, लाइक बिल्डिंग हो सकता है, टॉवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी कहीं से भी आप फेंक सकते हो। हिल हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, कहाँ से भी आप किसी हाइट पर से, बोलने का मतलब है कि जमीन पर से नहीं फेंक रहे हो आप, कोई तो भी हाइट पे जा रहे हो, आ, है ना, कोई तो भी हाइट पे जा रहे हो, जिसको मान लो अभी के लिए मैं टॉवर बोल रहा हूँ, उस टॉवर पे से जाके हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। प्रोजेक्टाइल थ्रो किया विद द वेलोसिटी u बार, इनिशियल वेलोसिटी u बार, वेयर इट मेक्स एन एंगल, मान लो थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप गेस कर पा रहे हो पाथ कैसे होगा? होगा तो पैराबोला ही, ऐसे 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 जाएगा, लेकिन अब नीचे तक, जमीन तक उसको गिरना है, राइट? इसको जमीन तक गिरना है, जहां की जमीन कैसी है, जमीन पूरी यहां से है, ऐसे इस तरीके से, यहाँ जमीन है, हॉरिजॉन्टल चीज जो है ये। अच्छा, आपको क्या दिया रहेगा, टॉवर की हाइट कुछ तो भी दी रहेगी आपको, टॉवर की हाइट आपको h हाइट का टॉवर है, ऐसा आपको टॉवर की हाइट हो सकता है कि दी हुई हो क्वेश्चन में, कितने हाइट पर से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है ये भी आपको दिया हुआ हो सकता है। देखो बहुत प्यार से मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, आप प्लीज समझिए अच्छे से। स्मॉल h हाइट ऑफ द टॉवर है, ओके। अब क्या आपको याद है,
हमने जो फॉर्मूले याद किए हैं रेंज का, वो रेंज कहां तक हुआ करती थी? हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ करती थी, राइट? हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ करती थी, मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वो रेंज हमारी रेंज का फॉर्मूला हुआ करता था। जो ब्लू कलर से मैंने हॉरिजॉन्टल पार्ट दिखाया है उतनी वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। लेकिन आपको सवाल में अब क्या पूछेंगे? आपको ये रेंज पूछेंगे, ये रेंज पूछेंगे, तो क्या अब आप इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी लगाओगे क्या? लगाओगे क्या? नहीं लगा सकते, राइट? ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। उस फॉर्मूला से आपको ब्लू कलर की चीज मिलेगी, ना कि ये रेड कलर वाली चीज, ना कि व्हाइट कलर वाली चीज, आई मीन, है ना, व्हाइट कलर से जो मैंने दिखाया है, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर वाली चीज पूछी है तो यस, आप उसके लिए लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो एज गुड एज आप पिछले वाली थेरी लगा रहे हो, ग्राउंड जैसी थेरी लगा रहे हो। ये ब्लू कलर की लेंथ पूछी तो आप जरूर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी लगा सकते हो, लेकिन नीचे का व्हाइट वाले के लिए आप वो नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप टू यू साइन थीटा बाय जी लगा सकते हो? क्या पार्टिकल हवा में कितने टाइम रहेगा ये अगर पूछा है, कैपिटल टी एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या आप टू यू साइन थीटा बाय जी लगा सकते हो? जवाब है वापस से नो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल सिर्फ ब्लू पॉइंट तक हवा में नहीं रह रहा है, बाकी वापस जमीन तक भी आ रहा है, तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी इस बार बदल जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी इस बार बदल जाएगा, है ना? ओके, अच्छा, रही बात हाइट की, रही बात हाइट की, ओके, तो देखो वापस से मैं एक ब्लू कलर से एक हाइट दिखाऊंगा, ये एक ब्लू कलर से मैं एक हाइट दिखाऊंगा, ओके। ये जो ब्लू कलर से मैं हाइट दिखाऊंगा इसको अगर मैंने कैपिटल एच बोला और उसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी बोला तो ये बात सही हो जाएगी, है ना? लेकिन अगर आपको मान लो येलो कलर से वापस में एकदम जमीन से पूछा कि जमीन से प्रोजेक्टाइल सबसे ऊपर कितना जाएगा, कितना जाएगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट कैपिटल एच का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? इसके लिए डायरेक्ट कैपिटल एच का फॉर्मूला लगाना सही होगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, दोनों को ऐड करके जवाब देना पड़ेगा। मतलब इस केस में सभी चीजें बदल रही है, रेंज भी एक्स्ट्रा आ रही है, टोटल जमीन से हाइट भी एक्स्ट्रा आ रही है, और टोटल जो टाइम लगने वाला है वो भी एक्स्ट्रा आने वाला है। इतनी बात समझ चुके हैं अभी तक? तीनों चीजें जमीन से देखेंगे तो तीनों चीजें एकदम जमीन से टोटल हाइट भी ज्यादा आने वाली है, टावर से जितने दूर गिरेगा वो रेंज डिस्टेंस भी ज्यादा आने वाला है पहले से, और टाइम जो लगेगा हवा में रहने का टाइम वो भी पहले से ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। ओके, अब आते हैं असली थ्योरी पे। तो फिर ये सब चीजें हम फाइंड कैसे करेंगे? ये सब चीजें हम फाइंड कैसे करेंगे? एक चीज तो आपने फाइंड कर ली, देखो h प्लस एच ये आसान है, राइट? हाइट फाइंड करना आसान है क्योंकि स्मॉल h सवाल में दिया रहेगा और कैपिटल H आप फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके। तो स्मॉल h प्लस कैपिटल H करके आप टोटल जमीन से की हाइट फाइंड कर सकते हो। तो ये एक चीज आपने फाइंड कर ली, मानते हो? ग्रीन कलर से टिक कर दो उसको। एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करेंगे बेटा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा निग्लेक्टेड है। एयर रेजिस्टेंस यूज करेंगे ना तो ये कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, टू यू साइन थीटा बाय जी वगैरह वगैरह कुछ नहीं। सब अपने प्रोजेक्टाइल के अजम्पशन में एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट था, ये बात आपको समझना है। एयर रेजिस्टेंस आया तो बस हम एक बात की थ्योरी हम पढ़े कि एयर रेजिस्टेंस अगर आया तो टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा रहेगा, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट कम रहेगा टाइम ऑफ डिसेंट से, ये आज हमने स्टडी किया। बाकी हमें एयर रेजिस्टेंस बोला नहीं है यहाँ पे तो कहीं पे लेना नहीं है, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस जीरो लेना है हमें, जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, नो एयर रेजिस्टेंस, ऐसा अजम्पशन मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब टी को कैसे फाइंड करे और इस आर को कैसे फाइंड करे, ये सवाल है। तो
तो उसके लिए ये दोनों सवालों के जवाब देने के लिए हमें कुछ थ्योरी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और वो थ्योरी है ये, आगे देखिए। जहां से मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जहां से मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका, हमारी आदत हुआ करती थी कि हम वहां से उस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते थे, 0,0 पॉइंट ले लेते थे उसको, और वहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस ले लेते थे और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लेते थे। ये हमारी आदत थी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ग्राउंड पर से नहीं लेंगे, जहां से फेंकेंगे ना वहीं से ओरिजिन ले लेंगे, वो आसान पड़ता है हमें, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जहां से पार्टिकल फेंका था और जहां पे वो पहुंचा, दैट इज व्हेन पार्टिकल, या मतलब प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोल देते, तो व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस ग्राउंड, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस ग्राउंड, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट पॉइंट। बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो डायग्राम पर से? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो डायग्राम पर से? अगर ओरिजिन 0,0, प्रोजेक्टाइल जहां से फेंका है वहां से है, तो जहां पे पार्टिकल गिरेगा उसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको पूछ रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जहां पे पार्टिकल गिरेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये मैं आपको पूछ रहा हूं। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल होगा कैपिटल आर और वर्टिकल होगा माइनस एच। बहुत अच्छे। हॉरिजॉन्टल होगा कैपिटल आर, वर्टिकल होगा माइनस एच। सब लोग मानते हैं इस बात को? सब लोग मानते हैं इस बात को? यस। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है आर और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है माइनस एच, ठीक है। अब मैं जाऊंगा एकदम बेसिक्स पे। देखिए, क्या हमने प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स में एस एक्स का फॉर्मूला ऐसे लिखा था, यू कॉस थीटा इंटू टाइम? यहाँ टोटल हवा का टाइम कैपिटल टाइम ऑफ लाइट लेंगे, okay? क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट पे पार्टिकल कहां पहुंचेगा ये लिखा था। और एस वाई का फॉर्मूला क्या लिखा करते थे हम? एस वाई का फॉर्मूला लिखा करते थे यू साइन थीटा इंटू टाइम माइनस हाफ जी टाइम स्क्वायर। यस, ठीक है। अब मुझे यू तो सवाल में दिया रहेगा, यू तो मुझे क्वेश्चन में देके देंगे, थीटा भी मुझे क्वेश्चन में देंगे, लेकिन टाइम ऑफ लाइट नहीं देंगे। टाइम ऑफ लाइट नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा? आई विल यूज द इक्वेशन, आई विल यूज द इक्वेशन, देयरफॉर यहां से, देयरफॉर एस वाई इज माइनस एच, तो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बन गया टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट टी, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट टी। समझ रहे हो? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू गेट टी, ठीक है। तो यहां पे टी मिल जाएगा, एंड देन किसी ने आपको रेंज अगर पूछी है, किसी ने आपको रेंज पूछी है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए यू एक्स इंटू टी, दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी कर देंगे, जिससे आपको रेंज मिल जाएगी। तो हाइट पता थी, अब टाइम मिल गया क्वाड्रेटिक से, और बाद में रेंज मिल गई यू कॉस थीटा इंटू टी करने से। आई क्या थेरी समझ में?
थ्योरी लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं इसमें। Tejaswini wants the last step. लास्ट स्टेप तेजस्विनी, लास्ट स्टेप आई यहाँ से, दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लास्ट स्टेप रेंज की यहाँ से आई, ये यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, और ग्रीन कलर से जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है वो वैल्यू में यहाँ यूज करूंगा। हाँ हाँ, स्मॉल एच दिया होगा, स्मॉल एच आपको दिया होगा, यस स्मॉल एच दिया होगा, इसीलिए आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर पाएंगे। गुड क्वेश्चन। इट्स लाइक मैं मान रहा हूं कि हमें गिवन क्या क्या है, चलो ऊपर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको u थीटा और h, ऐसे मान लो, गिवन है आपको u थीटा और h, और फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है मान लो h मैक्स, ठीक है, h मैक्स, देन टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये तीन चीजें फाइंड करनी है, ऐसे तीन चीजें गिवन है, तीन चीजें फाइंड करनी है, ये सिचुएशन है आपके लिए। अच्छे से लिखना बेटा, हाँ डायग्राम में थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी, नहीं तो डायग्राम आप थोड़ी शायद बड़ी निकालोगे, अच्छे से निकालोगे। गुड मॉर्निंग सर। होगी क्लास? चल रही है, 9:20, 10 मिनट्स टू गो।
डन स्टूडेंट्स? एक छोटी सी नोट लिखिएगा कि जब भी आप टॉवर पर से भी थ्रो करेंगे तो इस सिचुएशन में थीटा इज पॉजिटिव। अगर किसी ने आपको बोला कि टॉवर पर से ऐसे फायर किया है, हॉरिजॉन्टली फायर किया है, ऐसा भी सवाल पूछ सकते, टॉवर पर से हॉरिजॉन्टली फायर किया है, तब पार्टिकल ऐसे 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 आके गिरेगा, तो इस केस में आप थीटा को क्या ले लेंगे? थीटा को 0 लेंगे। समझ रहे हो? है ना? टॉवर पर से हॉरिजॉन्टली फायर किया तो थीटा को क्या लेंगे? 0 लेंगे। और अगर टॉवर पर से, ऐसे सवाल पूछते नहीं है, बहुत कम चांस है, बट अगर ऐसा टॉवर पर से नीचे फेंका तिरछा कि भाई तू जा, जल्दी से जा जमीन पे, उसको नीचे टारगेट करके मारा, तो फिर यहाँ पे थीटा का आंसर कैसा ले लेंगे? थीटा को निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये नोट में 3 क्विक डायग्राम्स करके इसे निकाल लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। B2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर B2 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर ऑफ अ हाइट 50 मीटर, 50 मीटर स्मॉल एच दिया हुआ है, मतलब ठीक है, स्मॉल एच इज हाइट ऑफ टॉवर हम मानेंगे, is projected upwards with a speed 30 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री to the horizontal। तो u थीटा और h दिया है जैसे मैंने आपको बोला था। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड बताएंगे स्टूडेंट्स? फटाफट इसका जवाब बता सकते हैं आप क्या है? कैपिटल एच मैक्स पूछा है, मतलब एच मैक्स क्या होगा? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। निकाल सकते हैं जवाब? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। कर लीजिए। क्या हम इसको जल्दी 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 कर सकते हैं? 50 प्लस 30 का स्क्वायर इंटू हाफ का स्क्वायर बाय 2 इंटू जी को 10 ले लीजिए। 900 बाय ये
तो 90/8, 90/8, 90/8, 11.15 आ रहा है क्या? 11.15, वेरी गुड, आर्या का जवाब आ चुका है। तो आंसर क्या आएगा? 61, 61.25 मीटर्स, ये पहले का ग्राउंड से पूछा था ना, क्योंकि ग्राउंड से पूछा था, टोटल स्मॉल एच और कैपिटल एच ऐड कर देंगे। दूसरी चीज क्या पूछी है स्टूडेंट्स? आर पूछी हुई है। दूसरी चीज आर पूछी हुई है, जिसका फॉर्मूला होता है यू कॉस थीटा इंटू टी, लेकिन हमारे पास टी है ही नहीं अभी। ओके, तो सेकंड सवाल पहले नहीं कर सकते, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने क्या मेथड देखी है? माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा। देयरफॉर लगाइए, -50 इज इक्वल टू 30 इंटू हाफ इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो -50 इस 15t माइनस 5t स्क्वायर। तो 5 5 कैंसिल कर रहा हूं मैं, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तीनों साइड से। देखिए, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर टाइम ऑफ लाइट की क्या वैल्यू मिल रही है? एक तो 5 और -2। क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो मिलने चाहिए, लेकिन क्या कभी टाइम ऑफ लाइट निगेटिव हो सकता है स्टूडेंट्स? क्या कभी टाइम ऑफ लाइट निगेटिव हो सकता है? नहीं, टाइम ऑफ लाइट, टाइम कभी निगेटिव नहीं होगा ना, तो ये इस रूट को रिजेक्ट कर दीजिए। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, टाइम ऑफ लाइट का आंसर आ गया अपना 5 सेकेंड। तो ये एक जवाब। अब क्या हम रेंज फाइंड कर सकते हैं? अब हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, सो 30 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड। सॉल्व करके क्या है, 15×5 = 75 √3 मीटर्स। ये आ गया आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, रेंज। तीनों सवाल सॉल्व हो गए, आगे थ्योरी का एप्लीकेशन हो गया। और एक चीज देख लीजिए बेटा बोर्ड पे, प्लीज ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे। पहला सवाल में टॉप ऑफ अ हिल से, टॉप ऑफ अ हिल जिसका स्मॉल एच वैल्यू दी हुई है, यू वैल्यू दी हुई है, इस फायर्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब आपको समझ रहे, थीटा आपको 0 लेना है। थीटा आपको 0 लेना है, थीटा आपको 0 लेना है। तो टाइम के लिए कौन सा क्वाड्रेटिक बनेगा? वेरी केयरफुली देखिए, माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब थीटा ही 0 है तो साइन 0 भी 0 होता है, तो साइन थीटा साइन 0 डिग्री का 0 होगा, तो ये चीज 0 हो जाएगी। हाइट आपकी 490 दी हुई, तो -490 इज इक्वल टू 0 माइनस दिस, जी की वैल्यू 9.8 लेने को बोला है टी। तो इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है, इन द सेंस डायरेक्ट रूट लेके आ जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की या फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। डायरेक्ट डायरेक्ट टी स्क्वायर की वैल्यू आपको 100 मिल रही है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट टी की वैल्यू 10 सेकेंड आपको मिल रही है। बाकी आप आगे की चीजें होमवर्क करके फाइंड कर लीजिएगा। पहला पार्ट मैंने करके दिया, दूसरा तीसरा पार्ट आपको होमवर्क और कुछ और होमवर्क रहेगा आज। थीटा को 0 लेने वाला ये सवाल था। इज इट क्लियर बेटा एवरीवन? किसी को कोई शक सवाल? बोर्ड पे 6 सब क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 4 आपको सॉल्व करके दिए हैं। क्या वो 4 आपको समझ गए हैं? यस, ठीक है, चलो, सी यू टुमारो सेम टाइम। कल हम सिर्फ डाउट सेशन रहेगा, ऑब्वियसली डाउट्स लेंगे। इस आपके मेनली आपके बुकलेट का सब कुछ कंप्लीट करना है, बचे हुए ब्रेन टीजर्स, बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट करने हैं, उसके डाउट्स लेंगे। पहले के काइनेमेटिक्स से कुछ दो एक टफ डाउट्स किसी के पूछे हुए थे वो ले लेंगे।
तो डेडिकेटेड टू डाउट से कल का हमारा सेशन रहेगा। थ्योरी हमारी खत्म है, जितनी संडे के टेस्ट में आने वाली है वो थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। चलो स्टूडेंट्स, बाय। मतलब इसका कोई फिक्र नहीं है, इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कीमत लगा के नेक्स्ट डे से आपको गारंटी अगर मान लिया यहाँ गिरता तो गिरता ही नहीं, मुझे पता नहीं है छोटी क्या था यार, आप बैठे हुए कहाँ वहाँ था उस सर का आप कहीं बैठ सकते हो, लेकिन मेरा ध्यान है तक टीचर ने पूरा मेरा हां फोटो रख निकाल के हां नहीं का देख लीजिए पैसे वैसे सब ठीक है ना, क्या क्या कार्ड देख लीजिए सर, क्रेडिट कार्ड है